हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अपनी संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर अपना जो दूसरे नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था उसका हम सलूशन करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अपने इस वीकली टेस्ट के जो मैथ हो, जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम कंप्लीट सलूशन करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस टेस्ट के अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले थे, तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखना। और दोस्तों अवश्य ही HSC के अंदर आज की वीडियो में से अवश्य ही प्रश्न आपको देखने से मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जो मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको हम शुरू करते हैं। और इसके अंदर हमने जो 41वें नंबर का जो इसके अंदर मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन शुरू होता है, इसके अंदर हमने 41वें नंबर का प्रश्न डाला था कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आ सकती है उसको हमें देखना है। तो दोस्तों इसके अंदर संख्या जो हमें दी गई है वो 237, 196, 155 और 114 दी गई है। यदि दोस्तों हम इस संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो हर संख्या में से 41 लेस हुए हैं, यानी 41 लेस हुए हैं। 237 में 41 लेस हुआ, 196 आया, 196 में से 41 लेस हुआ, 155 आया, 155 में से दोस्तों फिर 41 लेस हुआ तो 114 आया। फिर दोस्तों इसमें से 41 लेस होगा तो 73 अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो अपना 41वें नंबर के प्रश्न का अपना सी ऑप्शन जिसमें कि 73 लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो दोस्तों अपना 42वें नंबर का प्रश्न आता है कि अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है, युक्ति एक किनारे पर बैठी है, हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है, जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है, जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये दोस्तों हमको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है कि जो अमित है और जो ये दोस्तों जितने भी व्यक्ति है ये सभी के सभी उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। दोस्तों हम मान लीजिए ऐसे ही बैठे हुए हैं उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके, यहाँ पर हम मान लीजिए अपनी ये उत्तर दिशा मान के चलते हैं और इसकी ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। तो ये हम इसमें दिया हुआ है क्या है कि गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। जो गौरव है वो अमित के जो चौथे स्थान पर है, यहाँ पर गौरव है, यहाँ पर मान लीजिए अमित है, ये गौरव इसके चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर दोस्तों पहला, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, यानी इसके 3 व्यक्ति इसके बीच में है। तो यहाँ पर अमित बैठा हुआ है और यहाँ पर गौरव बैठा हुआ है। इनके बीच में दोस्तों इसमें लिखे हुए कि 3 व्यक्ति है, क्योंकि जो गौरव है वो अमित के बाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो हमने यहाँ पर चौथे स्थान पर लिख दिया, क्योंकि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और यहाँ पर चौथा स्थान आ गया। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि युक्ति एक किनारे पर बैठी है। तो युक्ति को हम दोस्तों यहाँ पर बैठा देते हैं, जो युक्ति है उसको हम यहाँ पर बैठा देते हैं। और हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है। जो हातिम है वो युक्ति के चौथे स्थान पर है। मान लीजिए एक स्थान यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर, 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको बैठा देते हैं हातिम को एक बार, कि हातिम जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे दोस्तों इसमें लिखा है कि जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है। गौरव के तीसरे स्थान पर दाईं ओर 1, 2, 3, यहाँ पर दोस्तों गौरव बैठा हुआ है, यहाँ पर गौरव बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? दोस्तों एक व्यक्ति यहाँ पर अपना बसता है, एक व्यक्ति यहाँ पर बसता है और वो दोस्तों कौन बसता है? अपना वरुण बसता है। तो वरुण को हम यहाँ पर बिठा देंगे। तो दोस्तों सभी व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हुए हैं। पहले गौरव आया, फिर दोस्तों हातिम, फिर दोस्तों वरुण, फिर गौरव, फिर यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? जी से कौन होता है? फिर यहाँ पर दोस्तों जैद है और यहाँ पर बैठा हुआ है अमित और यहाँ पर बैठी हुई है युक्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी के सभी बैठे हुए हैं। जैद के बाएं दूसरे स्थान पर हमको पूछा है, जैद यहाँ पर है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर दोस्तों ये आएगा, पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तो हातिम इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है वो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जिसमें कि हातिम लिखा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन यानी कि ये अपना उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सबको बिठा देंगे कि सबसे पहले क्या लिखा कि गौरव जो है वो अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। तो 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर इसको हमने बिठाया। फिर लिखा कि युक्ति के किनारे पर हमने युक्ति को बिठाया। हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है, तो हातिम को हमने युक्ति के चौथे स्थान पर बिठाया। 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान पर हमने इसको बिठाया। फिर जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है। जैद जो है ये गौरव के तीसरे स्थान पर बाईं ओर हमने बिठाया, इसकी जो दाईं ओर बिठाया 1, 2, 3, इसके तीसरे स्थान पर बिठाया।
अब जेद के बाएं दूसरे स्थान पर पूछा है, जेद दोस्तों ये है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर दोस्तों हातिम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना बी जिसमें लिखा है हातिम वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला जो दोस्तों अपना प्रश्न आता है कि जो इसमें अपना जो डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को इस क्रम को दर्शाता है कि जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। यानी अंग्रेजी की जो डिक्शनरी होती है उसके अनुसार जो ऑर्डर दिया होता है उसके हिसाब से हमें बताना है। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे तो अपना इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि 3 1 5 4 2 लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले पी सभी में दिया हुआ है। यानी सबसे पहले इसमें आएगा 3, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर दोस्तों 4 आएगा, फिर दोस्तों 2 आएगा। तो इस प्रकार अपना बी ऑप्शन इसके अंदर भी अपना सही उत्तर हो जाएगा। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे नीचे दिए गए समीकरण में जो हमें स्टार नीचे इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं कि चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। दोस्तों ये हमको बताना है। इसमें दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 60 हमें दिया है, फिर आगे हमें यहाँ पर स्टार दिया है, फिर हमें क्या दिया है 48 दिया है, फिर यहाँ पर हमें इसे स्टार इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर 36 दिया हुआ है हमें, फिर यहाँ पर स्टार दिया है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, फिर स्टार दे के हमें 15 दिया हुआ है, फिर दोस्तों स्टार दे के हमें 53 दिया हुआ है। इस प्रकार से इन जो स्टार जो इसमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर उसकी जगह कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जगह अपना सी ऑप्शन आएगा जिसमें कि यहाँ पर अपना प्लस आ जाएगा। पहले इसमें प्लस दिया हुआ है सी ऑप्शन के अंदर तो हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पर भाग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भाग लिखेंगे, आगे हमें गुणा में निशान दिया है तो हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे, और दोस्तों 6 के बाद में हमें क्या दिया, यहाँ पर माइनस दिया है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और बाद में हमें बराबर का निशान दिया तो हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना जो ये सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सुटेबल करेगा। इस सी ऑप्शन को यहाँ पर हम दोस्तों रख के देखते हैं तो यहाँ पर 60 आएगा, प्लस पहले हम भाग वाले को करेंगे 48 बटे में 36 आ जाएगा, गुणा में 6 है, माइनस 15 है, बराबर में 53 आना चाहिए, यानी कि 53 आना चाहिए। यदि हम इसको काटें तो दोस्तों ये 4 पर 12 पर कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब दोस्तों हम करते हैं कि 60 प्लस में 4 की 2 की गुणा करेंगे 8, माइनस में 15, ये दोस्तों अपना 53 आना चाहिए। यदि हम इसको करते हैं तो सबसे पहले हम प्लस वाले को करेंगे 68 आ जाएगा, फिर माइनस में इसके 15 करेंगे तो 53 आ जाएंगे। तो दोस्तों 53 बराबर में 53, तो इस प्रकार से ही अपना सी ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल करेगा, तो इसका सी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अपना 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अपना 45 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि इसमें दोस्तों एक रकम दी गई है कि 3x के बराबर में 5y जो बराबर में 9z हो तो हमें x अनुपात y अनुपात z का हमें मान इसमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो दोस्तों ये सभी संख्याएं हम इसको ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो दोस्तों बहुत ही इजी रहेगा ये। तो हम इसको ऑप्शन के हिसाब से यदि हम सब के रख के देखते हैं, x की जगह को हम पहला अक्षर, y की जगह हमें दूसरा अक्षर, z की जगह तीसरा अक्षर, इस प्रकार से हम यदि रखते हैं और ये दोस्तों सही आ जाता है तो वही अपना उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर अपना बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, जिसमें कि इसमें क्या संख्याएं हमें दी हुई है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर 3x बराबर में 5y बराबर में 9z ये हमें दिया हुआ है, और हमें सी यदि बी ऑप्शन को हम यहाँ पर रखते हैं तो x की जगह हम यहाँ पर 15 में यहाँ पर रखेंगे कि 3 गुणा में 15 हो जाएगा, फिर 5 की जगह हम जो y है y की जगह हम 9 रखेंगे, 9 आ जाएगा, फिर बराबर में इसके बराबर में हमें 9z की वैल्यू को हम 5 रखेंगे। तो दोस्तों हम इसको देखें तो यहाँ पर अपना 45 हो जाएगा, यहाँ पर भी 45 हो जाएगा और यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अपना जो इसमें बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सुटेबल करेगा। तो बी ऑप्शन अपना 45वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो अपना आता है यदि @ का अर्थ जोड़ है, प्रतिशत का अर्थ गुणा है, जो इसमें डॉलर का निशान दिया गया है उसका अर्थ भाग है, और हर्ष का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें इसमें जो व्यंजक दिया गया है वो क्या है कि 29 बाद में @ दिया हुआ है जिसका अर्थ है कि जोड़ है, हम यहाँ पर जोड़ लगा देंगे। 128 दिया हुआ है तो 128 लिखेंगे, बाद में यहाँ पर हमें जो डॉलर का निशान है वो दोस्तों भाग दिया हुआ है, भाग हम लगाएंगे। 16 दिया है तो 16, बाद में परसेंटेज इसकी लिखा है तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पर दिया है कि गुणा, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे। गुणा में 7, हर्ष का मतलब यहाँ पर हमें घटाना दिया है तो हम घटा में लगा देंगे। 22 दिया है तो हम यहाँ पर 22 लिख देंगे।
तो इस प्रकार से हमको करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऐसे सवालों के अंदर हमारा जो बोर्ड मास होता है उसका फार्मूला अप्लाई होता है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 29 सबसे पहले हम भाग वाले को करेंगे, तो भाग वाले का सोल्यूशन करेंगे। 128 भाग में 16 दिया हुआ है, गुणा में 7 माइनस में 22, तो इसका हमें उत्तर निकालना है। इसको हम निकालेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा अपना, ये किस पे कट जाएगा अपना 8 पे कट जाएगा, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे क्योंकि 16 8 128 होता है। तो अब 29 के प्लस में ये 8 ही, फिर अब बाद में हम जो गुणा वाला करेंगे तो 8 के साथ की गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा, माइनस में अपना 22 आ जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों अपना उत्तर आ जाएगा इसमें कि 29 और 56 दोनों ये अपने प्लस के हैं, माइनस के 22 है। 29 में 22 लेस करेंगे तो अपना दोस्तों इसके अंदर 7 आएगा, और 56 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो अपना 63 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना बी इसका सही उत्तर होगा। तो जिसमें 63 लिखा हुआ है तो 46वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका अपना बी जो उत्तर है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में CHHAPA के को DJKEUGR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूटबद्ध भाषा में MALANGA को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा दोस्तों, ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, और उसी हिसाब से हम इसका सलूशन करेंगे। CHHAPAK ये हमें दिया गया है, और इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि DJ आगे KEUGR, और हमें किसका पूछा है, हमें दोस्तों पूछा है कि MALANGA, इसका हमको दोस्तों पूछा है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दोस्तों C के बाद में D लिया है, HIJ यहाँ पर एक अक्षर ऐड हुआ है, HIJK यहाँ पर 2 अक्षर ऐड हुए हैं, यहाँ पर दोस्तों 3 होंगे, यहाँ पर दोस्तों 4 हुए हैं, और यहाँ पर दोस्तों 5 हुए हैं, और यहाँ पर 6 हुए हैं। यानी इस प्रकार से हम इसको अक्षर को ऐड करते चलेंगे। तो सबसे पहले M के बाद में क्या आएगा अपना अन आ जाएगा, A के बाद में B छूटेगा, 1 छूटेगा तो C आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम इसको करके चलेंगे, और अपना जो B ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें NCOESMH लिखा हुआ है। यानी पहले कोई अक्षर नहीं छूटेगा, 0 अक्षर छूटेगा, फिर 1 छूटेगा, फिर 2 छूटेंगे, फिर 3 छूटेंगे, फिर 4 5 6, इस प्रकार से दोस्तों एक ऐड होते होते छूट के चले ये जो अक्षर चलेंगे। और अपना बी ऑप्शन जिसमें NCOESMH लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों अपने 48 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें दोस्तों हमें किस प्रकार से देखेंगे कि TSF ये दिया हुआ है, यहाँ पर RPJ दिया हुआ है, यहाँ पर PMN दिया हुआ है, और यहाँ पर NJR दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या आएगा ये इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यदि हम इसको देखें तो NOPQRST यानी यहाँ पर एक एक अक्षर अपना छुटा हुआ है। तो दोस्तों एक एक अक्षर यहाँ पर छुटा है कि NOPQRST, इस प्रकार से यहाँ छुटा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना एक अक्षर छुट जाएगा, यहाँ पर अम छुटेगा, अम से पहले क्या आता है अपना अल आता है, तो यहाँ पर अल आ जाएगा, सबसे पहले अपना अल आ जाएगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों JKLMNOPQRS यानी दो अक्षर छुटे हुए हैं कि के अम JKLM 2 अक्षर छुटे, अल के और अल छुटा, फिर यहाँ पर अन और ओ छुटा, फिर क्यू और आर छुटा। यहाँ पर दोस्तों दो अक्षर छुटे हुए हैं, यहाँ पर दो अक्षर छुटे हुए हैं, तो हम यहाँ पर दो अक्षर छोड़ देंगे। यानी 2 अक्षर छोड़ेंगे हम किसके बाद में, जे से पहले 2 अक्षर हम लेंगे, तो HIJ यानी जी आ जाएगा, H और I छूट जाएगा तो यहाँ पर जी आ जाएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार से चलेंगे, FIJKLMNOPQRS यानी इस प्रकार से हम छोड़ेंगे। यहाँ पर कितना छूटे, FGHIJ यानी 3 अक्षर बीच में आए, आगे KLMN यहाँ पर भी 3 आए, OPQR यहाँ पर भी 3 आए, फिर STUV आ जाएगा। तो LGV यानी डी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें LGV लिखा हुआ है।
अगला जो दोस्तों अपना 49वें नंबर का प्रश्न आता है कि सलोनी कार्तिक की इकलौती बेटे की बेटी है, निरुपमा दीपक की माँ है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, कार्तिक दीपक के दादा है, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है दोस्तों, ये हमको बताना है। दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, इसका हमें सोल्यूशन करना है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि सलोनी जो है वो कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी यहाँ पर मान लीजिए कार्तिक है, यहाँ पर कार्तिक को हम मानते हैं, इसके बेटा है कोई, इसका कोई बेटा है, और इस इकलौते बेटे की बेटी कौन है, इसकी सलोनी, इसकी जो ये सलोनी है वो दोस्तों इसकी बेटी है, यानी जो सलोनी का है ये दोस्तों जो कार्तिक ये दो ये यहाँ पर दादा है, ये दादा है। आगे दोस्तों क्या लिखा है कि निरुपमा दीपक की माँ है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, जो कार्तिक है वो दोस्तों दीपक का दादा है, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें लिखा है कि कार्तिक है वो दीपक का है, जो दीपक के दादा है, यानी जो कार्तिक है दोस्तों ये दीपक का भी दादा है, दीपक का भी दादा है, यानी सलोनी का भी दादा है और दीपक का भी दादा है। तो दीपक का दादा है तो दोस्तों ये भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए, यदि हम इसको देखें तो ये भाई बहन हुए। और आगे लिखा है कि निरुपमा जो है वो इसमें दीपक की माँ बताई गई है, ये दीपक की माँ है वो दोस्तों निरुपमा है, निरुपमा, यानी जो निरुपमा है वो इसके बेटे की पत्नी है, इसका जो बेटा है वो इसकी पत्नी है। और आगे लिखा है कि यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, यानी अब इसके बेटे का नाम दे दिया अंकित, अंकित अंकित दे दिया। यामिनी के इकलौता बेटा है, यानी जो कार्तिक है, कार्तिक की जो पत्नी मिलेगी यामिनी, यामिनी जो है वो कार्तिक की पत्नी मिलेगी, क्योंकि कार्तिक का इकलौता बेटा अंकित है, जो यामिनी है इसकी पत्नी है, तो यामिनी का भी इकलौता बेटा अंकित हुआ। इसकी पत्नी कौन है, ये जो निरुपमा है, और इसका बेटा कौन है, दीपक है। तो दोस्तों निरुपमा का बेटी सलोनी हुई, दीपक इसका बेटा हुआ। और आगे इसमें लिखा है कि कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है। इसमें दोस्तों कार्तिक ये और अंकित ये है, तो इसका संबंध पूछा है, तो कार्तिक इसका पिता हुआ, कार्तिक इसका पिता हुआ और इसका पुत्र कौन हुआ, अंकित हुआ, तो पिता का संबंध आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इसका सोल्यूशन कर देंगे। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि 5 भवन पी क्यू आर एस और टी जो पंक्ति बंद है, एस और क्यू भवन के 2 अंतिम छोरों पर है, टी भवन आर भवन के ठीक दाएं है, तो इस दिशा में पंक्ति के मध्य में कौन सा भवन है, ये दोस्तों हमको बताना है। तो इसके अंदर दोस्तों भवनों की जो पंक्ति है वो हमें दी गई है, 5 भवन है पी क्यू आर एस और टी। इसमें दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए ये एक पंक्ति है, पंक्ति है, एस और क्यू भवन के 2 अंतिम छोरे पर है, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, 2 अंतिम छोर पर है। टी भवन आर भवन के ठीक दाएं है, यानी जो टी भवन है वो आर के दाएं है, तो हमने इसको दाएं बिठा दिया कि दाएं है, तो इस दिशा में पंक्ति के मध्य में कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर एक भवन रहता है और वो अपना कौन सा रहता है, पी, जो पी रहता है, पी क्यू आर एस टी, यानी पी रहता है। दोस्तों हम यदि पी को यहाँ पर बिठाएं तो मध्य में कौन सा आएगा, फिर टी आ जाएगा। यदि हम पी को यहाँ पर बिठाएं तो मध्य में अपना कौन, क्योंकि ये दोनों तो अंतिम छोरों पर है, तो इससे इधर या उससे उधर तो जा नहीं सकता। तो यदि हम इसको यहाँ पर बिठाएं तो दोस्तों यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि जो यहाँ पर टी है वो आर के बिल्कुल दाएं है, तो इसको यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते। या फिर हम इसको यहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर बिठाएंगे तो बीच में कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आर या फिर टी, ये दोस्तों यहाँ पर बीच में आएंगे, तो इसका आर या फिर टी, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आर और टी लिखा हुआ है। 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की हमें आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी, ये दोस्तों हमको निकालना है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे, यानी एक बच्चा एक्स मान लीजिए एक्स वर्ष में जन्मा, दूसरा 4 वर्षों के अंतराल में 4 वर्ष के बाद में जन्मा होगा, फिर ये दोस्तों 4 वर्ष के आगे जन्मा होगा। यहाँ पर दोस्तों 5 बच्चे दिए हुए हैं, तो एक इसके 4 वर्ष बाद में, तो x प्लस में 16, इस प्रकार से आ जाएंगे। और इन सभी का योग में 50 दिया हुआ है, इन सभी का योग में 50 दिया हुआ है, तो योग दिया है तो हम यहाँ पर जोड़ का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों हम इसको करके देखते हैं, अपने जो x यहाँ पर कितने हो गए, ये अपने 5x हो गए। और आगे हम देखें तो इनको जोड़ें तो 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और जो 16 है ये दोस्तों कितने हो जाएंगे, 24 और 16 40, प्लस में 40 बराबर में 50 दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इसको करते हैं 5x, ये 40 उस साइड में जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे,
यहाँ पर 5 इसके गुणा में है, यहाँ पर आके भाग में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू दोस्तों अपनी 2 वर्ष आ जाएगी। x की वैल्यू अपनी 2 वर्ष आ गई। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, यानी इसको हमने सबसे छोटा माना है, इसको सबसे छोटा माना है क्योंकि उससे बड़ा है उसकी 4 वर्ष उससे ज़्यादा है, उससे बड़ा है उसकी 4 वर्ष ज़्यादा बड़ा है, उससे 4 वर्ष बड़ा है, फिर उससे बड़े वाला उससे 4 वर्ष बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, इसमें x + 16 है। तो x की वैल्यू अपनी 2 आई, 16 की अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपना 18 वर्ष सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। इसका अपना सही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको कर देंगे कि 18 वर्ष का सबसे बड़ा बेटा होगा, यानी सबसे बड़ा बच्चा होगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/5 के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात हमें बताना है। कि दोस्तों कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या हमारी 60 है, 100 है, 100 मान लीजिए, उसका 60% इसमें दिया हुआ है, 60% हम इसका करेंगे तो अपना 60 ही आएगा। और ये जो 60 है वो किसी अन्य संख्या के 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है, तो 3/5 के बराबर है, यानी 5 में से तीसरा हिस्सा है। यदि हम इसका पूरा हिस्सा ज्ञात करेंगे तो इसको हम उल्ट देंगे तो 5/3 हो जाएंगे। यदि हम इसको काटेंगे 20 पे कटेगा, 20 × 100, यानी वो संख्या भी 100 आ जाएगी। दोनों संख्याएं 100 है तो 100 की 100 के साथ हम अनुपात निकालेंगे, 1:1 इसका उत्तर आ जाएगा, जो आपकी अपना ऑप्शन नंबर जिसमें बी में लिखा हुआ है। तो बी जो अपना ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। किसी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए किसी विद्यार्थी को 4 अंक मिले और एक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया गया, यानी एक अंक जो है उसका कट गया। उसने 50 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो और उसने 120 अंक प्राप्त किए हैं। उन प्रश्नों की संख्या बताइए जिसने उसने सही उत्तर दिया। दोस्तों इसको यदि हम ऑप्शन के हिसाब से करें तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न बन जाता है, तो हम इसको ऑप्शन के हिसाब से करते हैं और मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूं। तो सही उत्तर इसका दोस्तों डी ऑप्शन होगा, जिसमें कि 34 लिखा हुआ है। हम इसको 34 को हम किस प्रकार से करेंगे कि इसने सही उत्तर पूछा है तो सही उत्तर हमने मान लिया 34 है, और प्रत्येक सही जो प्रश्न के लिए इसने 4 अंक दिए हैं, 4 अंक दिए हैं, तो दोस्तों इसका कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पर हम देखें तो 120 और 16 136 हो जाएंगे, 136 अंक इसको मिले हैं। और दोस्तों इसने 50 प्रश्नों के उत्तर दिए थे, यानी 16 प्रश्न उसके गलत हो गए, 50 में से 34 हमने ठीक मान लिए, 16 इसका गलत हो गया, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कटा है, तो 1 मतलब 16 नंबर इसके कट गए। तो इसको कितने मिलने चाहिए, 120 मिलने चाहिए, और इस क्वेश्चन के अंदर 120 अंक ही उसको मिले हैं। तो अपना 34 इसका सही सुटेबल आंसर करता है, तो हम इसका 24 में इसको सही टिक करेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हम ऑप्शन के हिसाब से भी बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं। तो दोस्तों हमने इसको ऑप्शन के हिसाब से किया है, 34 गुणा में 4, प्रत्येक ठीक प्रश्न के लिए 4 अंक मिला तो 136 अंक मिल गए, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक कटा तो 16 अंक इसके कट गए, तो टोटल उसको 120 अंक मिले हैं, क्योंकि उसने 50 प्रश्न ये दोस्तों हल किए हैं, 50 प्रश्न उसने ये हल किए हैं। आगे जो दोस्तों अपना प्रश्न आता है कि किसी किलोमीटर दौड़ में अमित विमल को 25 मीटर या 6 सेकंड में से पराजित कर देता है, तो इस दशा में दौड़ को पूरा करने में अमित को कितना समय लगा होगा। तो दोस्तों अमित जो है वो विमल को 25 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है, यानी या तो 25 मीटर मान लिए या फिर 6 सेकंड से मान लीजिए, यानी वो 25 मीटर वो 6 सेकंड में निकालता है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर की ये दोस्तों दौड़ है, तो उसमें पूछा है कि इस दौड़ को पूरा करने में अमित को कितना समय लगेगा। यदि हम देखें तो दोस्तों वो इसमें समय पूछा है, तो हम समय को ऊपर दोस्तों रखेंगे, 6 सेकंड दिया है तो 6 सेकंड को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि समय हमें निकालना है। 25 मीटर निकालता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर का हम निकाल देंगे कि वो कितने समय में निकाल पाएगा। तो दोस्तों हम उसकी और रेस में लगे समय को हम कैलकुलेट कर देंगे। इसको यदि हम काटेंगे तो 40 पकड़ जाएगा, 40 की 6-7 के साथ गुना करेंगे 240 आ जाएंगे, यानी ये सेकंड आई है अपनी, क्योंकि ऊपर सेकंड दिया हुआ था, तो ये 4 मिनट आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। और ये कहता है कि 6 सेकंड से उसको हरा देता है, यानी 6 सेकंड पहले वो उस दौड़ को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों 4 मिनट में से यदि हम 6 सेकंड पहले करेंगे तो 3 मिनट 54 सेकंड आ जाएंगे, 3 मिनट 54 सेकंड आ जाएंगे। तो इतने समय में दोस्तों वो उस रेस को पूरा कर लेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर अपना सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 3 मिनट 54 सेकंड लिखा हुआ है। यदि जोड़े में 3 संख्या जोड़ी जाए तो योग 16, 19 और 27 के बराबर हो जाता है। तीनों संख्याओं का योग हमें दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या है कि जोड़े हैं, और यदि जोड़े में 3 संख्या, यानी जो 3 संख्याएं हैं उनको यदि हम जोड़े में लिखें, यानी 2-2 के जोड़े, यानी जोड़े तो 2 का होता है, तो 3 संख्याओं को हम यदि जोड़े में लिखें तो उनका योग हमारा 16, 19 और 27 के बराबर हो जाता है। तो तीनों संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो दोस्तों हम वो तीनों संख्याएं मान लेते हैं कि x, y और z है। इनको यदि हम जोड़े में लिखें, x के साथ में y लिखें, y के साथ में हम z लिखें,
z के साथ में हम दोस्तों अक्ष लिखें। और यदि हम इनका योग करें, यदि हम इनका योग करें तो हमें कितना प्राप्त होता है? इसका हमें 16 प्राप्त होता है, इसका हमें 19 प्राप्त होता है, इसका हमें 27 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखें तो इन सभी को हम जोड़ें, तो यहाँ पर दोस्तों x और x 2 अक्ष हो जाएंगे, 2 अक्ष हो जाएंगे। y और y भी ये इसमें 2y हो जाएगी। z भी 2 बार आया है तो z भी 2z हो जाएगा। यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो 16 और 19 35 और 27 35 दूनी 70, 70 में से 8 गए यानी 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 इसका कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस में y प्लस में z बराबर में 62। 2 इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा तो ये 31 पकड़ जाएगा। इनका जोड़ है जो अपना 31 आ जाएगा। और यही जोड़ इसमें पूछा है कि उन तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा, तो इसका अपना ए ऑप्शन जिसमें 31 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम इसको कर देंगे तो इसका 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साधारण ब्याज पर कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में दोस्तों वो 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा है कि 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में वो इसमें 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों पहले वर्ष में तो ये दोनों समान ही आएंगे, उसमें तो कोई गुना है ही नहीं क्योंकि वो समान ही है। तो इसको हम एक इसमें से हम लेस कर देंगे, 2 इसमें से लेस कर देंगे 1, तो 8 आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हमें समय निकालना है। तो हम समय को ऊपर इसके अंदर रखेंगे, तो 6/2 यानी 6 वर्षों में यहाँ पर 2 क्योंकि 2 आया अपना। फिर हमें 8 का निकालना है तो हम 8 से गुणा कर देंगे तो हम ये 4 पकड़ जाएगा। 24 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। 24 वर्ष में वो दोस्तों 9 गुना हो जाएगा। तो अपना इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा जिसमें कि 24 लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसके अंदर 59वें नंबर का प्रश्न आता है कि P हमें ब्रैकेट में 3 और 4 दिए हैं कि x अक्ष से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम किस प्रकार से मानते हैं दोस्तों? अपना x अक्ष कौन सा होता है? ये अपना x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो इसको यहाँ पर ये x होता है, यहाँ पर अपना y होता है। इस प्रकार दोस्तों हम इसको मानते हैं। इसमें x की वैल्यू 3 दी हुई है, यानी यहाँ पर 1 2 3, ये इसमें x की वैल्यू दी हुई है। y की वैल्यू 4 दी हुई है तो 4 हम लिख देंगे। x से जो इसकी जो दूरी है वो हमें निकालनी है, तो ये हम यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से अपना ये आ जाएगा, इसमें 3 में हम मिलाएंगे तो यहाँ पर अपना आ जाएगा। तो दोस्तों x अक्ष अपना ये है, इससे इसकी दूरी पूछी है तो दूरी इसकी दोस्तों 4 आई है, क्योंकि यहाँ से ये x अक्ष है, इसकी हमें दूरी पूछी है तो दोस्तों इसकी दूरी 4 आई है। तो हम इसको 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 2 ट्रेनों की गति के मध्य का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटों में 400 किलोमीटर दौड़ती है तो प्रथम ट्रेन की गति हमें निकालनी है। दोस्तों दोनों जो ट्रेन है इनकी गति के मध्य अनुपात दिया है 7:8 दिया हुआ है। और इसमें लिखा है कि यदि दूसरी ट्रेन है जिसका अनुपात 8 है वो दोस्तों 4 घंटों में 400 किलोमीटर यानी 4 घंटे में 400 किलोमीटर निकालती है, तो 1 घंटे में कितना निकालेगी? 4 से भाग देंगे 100 किलोमीटर। इसकी 100 किलोमीटर है तो हमें इसका निकालना है, इसकी जो गति है वो हमें निकालनी है कि प्रथम जो ट्रेन है उसकी गति क्या होगी। इसकी 100 आ गई, इसकी हमें निकालनी है। तो दोस्तों इसकी हम कैसे निकालेंगे? ये हमें गति निकालनी है यहाँ पर, तो इसकी गति को हम ऊपर रखेंगे। जो 100 है वो 8 के इक्वल है तो हमें 7 की निकालनी है। तो दोस्तों हम इसको काटेंगे, इसको हम किस प्रकार से काट देंगे? यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो ये अपना कट जाएगा 12.5 पे कट जाएगा, है ना, 12.5 पे कट जाएगा। तो 12 7 84 और हम इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों ये अपना आ जाएगा 87.5 आ जाएगा, 87.5 अपना आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कर देंगे। इसका अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें 87.5 लिखा हुआ है। अपना दोस्तों आगे अगला प्रश्न आता है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ या हानि में निकालना है। दोस्तों इसमें क्या निकालना है कि हम यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लेस करेंगे तो हमारा लाभ या हानि हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य लेस करें, यदि हमारा प्लस में आता है तो लाभ होता है, यदि हमारा माइनस में आता है दोस्तों वो अपनी हानि होती है। तो इस प्रकार से हमें इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और हम इसका लाभ या हानि परसेंटेज उसकी निकाल देंगे।
परसेंटेज निकालनी है तो हम इसके गुणा में 100 करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य देखते हैं। 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है, यानी सबसे पहले हमें प्राइस हमें निकालनी है, तो प्राइस को हम ऊपर ही रखेंगे। जो लाभ हानि निकालना है तो सबसे ऊपर हमें प्राइस रखेंगे, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया कि 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदते हैं। यदि हम इसको भाग देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। हमें इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है कि 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है, तो सबसे पहले हमें ऊपर तो हम रुपये रखेंगे। 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, तो ये अपना विक्रय मूल्य आया एक वस्तु का, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आया। इसमें से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यदि हम घटाते हैं तो अपना लाभ या हानि आ जाएगा। यदि हम इसका एलसीएम लें तो अपना 30 आएगा, यहाँ पर 45 माइनस में 20 यानी 25/30। यदि हम इसको काटते हैं 5 और 6 पकड़ जाएगा, यानी 5/6 अपना लाभ आ जाएगा। ये प्लस में आया है तो अपना लाभ, माइनस में आता तो यहाँ पर हानि हो जाती। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हम करेंगे, 5/6 जो है वो अपना यहाँ पर लाभ आ गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 5/6 लाभ है, हमें किस पर निकालना है, अपना क्रय मूल्य पर निकालते हैं। सबसे पहले हम लाभ और हानि को हमेशा, तो हमें परसेंटेज निकाल दिया तो हम 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो 5/6 के गुणा में 15/10 ये इसके गुणा में आएगी तो उल्ट जाएगी, और गुणा में अपना 100 दिया हुआ है। यदि हम इसको काटें तो ये 3 पर कट जाएगा, ये 2 पर कट जाएगा। आगे दोस्तों हम इसको काटें तो ये 2 पर कट जाएगा, और ये दोस्तों 50 पर कट जाएगा, ये फिर 25 पर कट जाएगा। 25 पंजा 125 आ जाएगा, तो 125% इसका उत्तर आ जाएगा कि 125% उसको लाभ हुआ है। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो पहली व तीसरी अंतिम संख्या का योग हमें निकालना है। दोस्तों क्रमागत संख्याओं का औसत हमें 27 दिया हुआ है, 27। एक मेथड तो दोस्तों इसका ये है कि 2 ऊपर वाली ले लो, 2 नीचे वाली ले लो, क्योंकि 5 इसके अंदर दी हुई है। 2 ऊपर वाली लें तो 25 और 23 आएगी, क्योंकि विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर 29 और 31 आएगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछी है, तो यदि हम इसका करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसका हमें एवरेज निकालना है तो 27 आ जाएगा। एवरेज आएगा तो हम 27 निकालेंगे, और यदि उनका योग आएगा तो हम 54 निकाल देंगे। यदि क्वेश्चन में दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, इसमें योग पूछा है तो अपना उत्तर 54 आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्योंकि 27 इसमें दिया हुआ है, उनका औसत 27 है। दो पहले वाले ले लेंगे, 2 बाद वाले ले लेंगे, तो ये 5 संख्या बन जाएगी। इसका हम योग करेंगे तो 54 है, उसका उत्तर आ जाएगा। यदि हम वैसे करके देखें इसको, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। पहली यदि x है, यानी 1, 3, 5, 7 ही होती है विषम संख्या, तो जो 2 से भागना है वो। तो दोस्तों इसको हम करें तो इसमें 2 ऐड हुई है, तो अगली क्या होगी, x + 2 हो जाएगी। फिर उससे अगली क्या होगी, x + 4 हो जाएगी। फिर x + 6 हो जाएगी। फिर x + 8 हो जाएगी। ये संख्या ही अपनी होगी जो कि विषम संख्याएं होगी। यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा फिर 5, 7 और ये 9 आ जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी यदि हम x की वैल्यू को 1 हम मान के चलते हैं। तो ये जो दोस्तों 5 संख्याएं हैं, इनका योग हमें औसत हमें 27 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इनका योग हम ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे इनका। यदि हम योग करें तो 5x आ जाएगा, और हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है संख्याएं, 2, 6, 12 और 20 संख्याएं हो गई। 5x + में 20, और इनका योग जो संख्या है अपनी 5 है। और अब अपना इनको यदि हम संख्याओं से भाग देंगे इस संख्या से, तो अपना यहाँ पर 27 आ रहा है, तो 27 हम लिख देंगे, क्योंकि इनका औसत हमें 27 दिया हुआ है, तो 27 औसत के सामने हमने रख दिया। अब 5 उस साइड में जाएगा तो ये 135 हो जाएगा, 27 5 135, और ये 20 इस साइड में प्लस का है, उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 5x बराबर में 135 में से 20 लेस करेंगे, 115 आ जाएगा। यदि हम x को यहाँ पर 5 इसके गुणा में है, यहाँ पर आके भाग में होगा, तो ये 23 पकड़ जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी 23 आ जाएगी। जो x की वैल्यू अपनी 23 ही आई है। इसके अंदर जो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर इनमें 5 में वो 23 आई है। सबसे बड़ी पूछी है तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है, तो इसमें 23x की वैल्यू है, प्लस में हम 8 करेंगे तो वो अपनी 31 आ जाएगी। तो सबसे पहली और सबसे अंतिम जो संख्या है तो उसका योग हम निकालेंगे तो दोस्तों अपना 54 आ जाएगा, क्योंकि एक 23 है और एक 31 है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में हमें 10% पानी है, ये दोस्तों दिया हुआ है। इसमें और कितना पानी मिले कि इसमें और कितना पानी मिलेगा कि जो पानी है वो दोस्तों 25% हो जाए। इसमें दोस्तों 60 लीटर दूध का मिश्रण है, दूध और पानी का 60 लीटर का। इसमें दोस्तों 10% पानी है, तो 60 का हम 10% करेंगे तो 6, बाकी 54 बच गया। ये इसमें रेशो दिया हुआ है, इसमें रेशो दिया हुआ है
दूध और पानी का, इसमें कितना प्रतिशत पानी और मिलाएं कि जो पानी है वो दोस्तों 25% हो जाए। ये जो पानी है वो दोस्तों कितना मिलाएं कि इनका जो रेशो है वो दोस्तों जो पानी है वो इसका टोटल का इसमें 25% हो जाए। दोस्तों इसको यदि हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हम इसको सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जैसे 18, हम इसको 18 मिलाएं तो ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें टोटल मिश्रण का पूछा ना कि टोटल मिश्रण का पूछा है, यदि हम इसको करेंगे इसमें 18 मिलाएंगे तो 78 हो जाएगा। इसका कोई भी दोस्तों ये इसमें भी 25% नहीं बन रहा है, 25% बनने के लिए यहाँ पर 96 आना चाहिए था। तो दोस्तों इसको मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ, इसका सही उत्तर अपना 12 लीटर हो जाएगा जो डी ऑप्शन में लिखा है। क्यों होगा कि यदि हम इसको 12 लीटर मिलाएं तो ये अपना 18 हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम 12 लीटर मिलाएं तो ये 72 हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो ये दोस्तों 25% आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका 12 लीटर जो इसमें डी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऑप्शंस के हिसाब से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन है उसको ऑप्शन के हिसाब से किया है। तो इस प्रकार से अपना 67वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन जिसमें 12 लीटर लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे अपने इसमें एक संख्या दी गई है और हमें इसमें z का मान निकालना है। दोस्तों इसको हम यदि हल करें तो जो अंतिम अपने जो 2 समीकरण दिए हुए हैं उनसे ही हम z का मान निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन को देखने के बाद में हमें z का मान निकालना है, और z का मान हमें जो अंतिम 2 समीकरण दिए हुए हैं उनकी वजह से ही हम निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि y माइनस में x प्लस में z बराबर में 12 है, तो इसमें x माइनस का दिया है, y का प्लस है और प्लस का z दिया हुआ है, 12 हमें दिया हुआ है। एक तो हमें दूसरा समीकरण ये है, पहला क्या दिया हुआ है कि x प्लस का है और y भी इसके अंदर माइनस का है, y माइनस का है और जो z है वो दोस्तों प्लस का दिया हुआ है। इसके बराबर में हमें 4 दिया हुआ है। तो इसमें पहले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम दूसरे और तीसरे समीकरण हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो भी हम z का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का ये भी कट जाएगा। आप z और z को जोड़ेंगे 2z आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 16 आएगा, तो 16 आएगा। z की वैल्यू निकालेंगे 16/2 तो z की वैल्यू अपनी 8 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना डी उत्तर हो जाएगा जिसमें कि 8 लिखा हुआ है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपात 6 है और तृतीयानुपात 20.25 है। दोस्तों इसको भी हम यदि ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल ईजिली बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मध्यानुपात होता है वो दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं, ए बी वर्गमूल ए बी, और वो निकालते हैं हम जो इसका तृतीयानुपात है वो b की 2a ये निकालते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल करेगा, यदि हम सी ऑप्शन को सही लेके चलें तो दोस्तों इसमें 4 और 9 दिया हुआ है, 4 और 9 दिया हुआ है। यदि हम ए को माने ये, बी माने ये, तो 4 गुणा में 9 वर्गमूल करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। तो और इसमें दोस्तों अपना 6 ही दिया हुआ है, जो मध्यानुपात है वो 6 ही दिया हुआ है। और आगे हम करें तो इसके अंदर b की स्क्वायर यानी 9 की स्क्वायर, 9 गुणा में 9, ये कितना दिया है 4, 81/4। यदि हम इसको करेंगे 20.25 आ जाएगा, जो हमें जो तृतीयानुपात है वो दोस्तों 20.25 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। अपना जो सी ऑप्शन है जिसमें 4 तथा 9 दिया हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है तथा परिमाप 46 मीटर है। इसके विकिरण की जो लंबाई है वो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है कि इसकी विकिरण की जो लंबाई है वो दोस्तों क्या होगी। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम देखते हैं। इसमें दोस्तों ये आयत की लंबाई और इसके जो परिमाप, इसकी जो चौड़ाई से संबंधित जो इसका क्षेत्रफल होता है, जो इसका परिमाप होता है उससे संबंधित दोस्तों ये प्रश्न है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला दोस्तों हमें पता है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। अब हमें परिमाप दिया है, परिमाप का हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, इसका 2 की लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है इसका फार्मूला। ये दोस्तों पहले वाली वीडियोस में हमें इसके फार्मूले मैंने ये डिटेल से बताए हुए हैं कि ये फार्मूले क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये दोस्तों मैंने पहले वाली वीडियो में बताए हुए हैं। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने बताए थे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसके विकिरण की लंबाई क्या है। इसकी विकिरण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विकिरण की लंबाई का अल प्लस में बी, लंबाई प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर, ये दोस्तों हमें निकालना है। तो दोस्तों लंबाई प्लस में जो इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो तो हमें ज्ञात हो जाएगी, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा वो हमें देखना है। और इसके अंदर दोस्तों क्षेत्रफल हमें 120 दिया हुआ है, 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी जो ये परिमाप है दोस्तों 46 मीटर दिया हुआ है, 46 मीटर दिया हुआ है। दोस्तों ये 2 इस साइड में किस में है, इसमें गुणा में है, उस साइड में जाके ये भाग में होगा, तो ये 23 पकड़ जाएगा,
23 पे कट जाएगा तो लंबाई प्लस में चौड़ाई अपना कितना हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा। ये हमको पता चलेगा कि लंबाई और जो चौड़ाई है दोनों का योग हम करेंगे तो उनका 23 आता है। यदि हम दोनों की गुणा करें तो दोस्तों 120 आता है, 120 आता है। तो दोस्तों हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ये इसको a मानेंगे, इसका b मानेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में। इसका फार्मूला क्या होता है कि a की 2 मतलब l की 2 प्लस में b की 2 और प्लस में 2ab, a क्या है यहाँ पर l और b क्या है b, बराबर में। अब हम 23 की स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा, 529 आ जाएगा। अल की 2 प्लस में b की स्क्वायर है और प्लस में 2 अल बी हमें 120 दिया हुआ है, क्योंकि l और b की गुणा करेंगे तो अल बी आएगा। 120 दिया हुआ है तो गुणा में 120 बराबर में 529। 2 की 120 ही गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। ये 240 इस साइड में दोस्तों प्लस में है, उस साइड में जाके माइनस में हो जाएगा 240। अब हम इसको करके देखते हैं। अल प्लस में बी की स्क्वायर 529 में से 240 हम घटाएंगे तो हमें जो 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 4 घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो अल प्लस में बी की स्क्वायर की वैल्यू अपनी आ गई 289 आ गई। और दोस्तों विकीर्ण का फार्मूला हमें पता है, विकीर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल अल प्लस में बी की स्क्वायर। और इसका हम देखें तो अल की भी स्क्वायर है, बी की स्क्वायर है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर हमने दोस्तों यहाँ पर किसका फार्मूला लगाया है, हमने यहाँ पर इसका ही फार्मूला लगाया है और इसका फार्मूला हम लगाने के बाद में अपना कितना आया है, यही आया है। तो हम इसको भी यहाँ पर दोस्तों पुटअप कर सकते हैं। यदि हम इसको पुटअप करेंगे 289 को तो दोस्तों ये कितना, ये दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, ये दोस्तों 17 का होता है ना, तो 17 का होता है तो 17 इसका उत्तर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जिसमें 17 मीटर लिखा हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों आगे 61वें नंबर का प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से एक संपूर्ण संख्या क्या है। दोस्तों संपूर्ण संख्या वो होती है जिसकी जो गुणनखंड होते हैं उनका जो योग होता है वो दोस्तों संख्या के बराबर आ जाए। दोस्तों इसको यदि हम 6 से देखें तो 6 के हमारे गुणनखंड क्या आएंगे, सबसे पहले 2 पर जाएगा, 3 आएगा, 3 तो दोस्तों फिर 1 पर जाएगा। यदि हम इनका योग भी 6 आ जाता है तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। हम देखें तो इसका योग 6 आ रहा है, ये हमारी 6 संख्या के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों ये अपना ए ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 6 एक पूर्ण संख्या है, तो इस प्रकार से अपना ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अर्धवृत्त की कुल परिधि 36 सेंटीमीटर है। इसे 2 अर्धवृत्त को जोड़कर बनाया जाए, जो कि बनाए गए पहिए द्वारा 100 चक्रों में तय की गई दूरी में निकालें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि एक अर्धवृत्त की कुल परिधि, एक अर्धवृत्त है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम अच्छे से करते हैं कि एक अर्धवृत्त है, ये दोस्तों एक अर्धवृत्त है, इसकी परिधि दी हुई है। परिधि क्या होती है दोस्तों, हम वैसे देखें तो जो वृत्त होता है उसकी परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ये यदि अर्धवृत्त है तो हम इसको आधा करेंगे तो इसका पाई आर बचेगा। तो पाई आर तो दोस्तों इसका ये बचा है, ये आया है, क्योंकि पूरा वृत्त बनाएं तो इसका पूरा वृत्त तो इस प्रकार से बनेगा, तो ये आधा है तो इसका तो ये आ गया। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, इसकी ये दूरी, ये जो पूरी की पूरी दूरी है, जो इसका घेरा है, वो जो दोस्तों दूरी बनाता है, वो दूरी जो पूरी की पूरी है वो दोस्तों इसकी परिधि होती है। तो दोस्तों ये तो हमने निकाल दी कि पाई आर है, लेकिन ये दोस्तों हमें कैसे निकालें, दोस्तों आधी हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये दोस्तों त्रिज्या का डबल हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पाई आर प्लस में 2r, क्योंकि ये r से डबल हो गया तो हम इसको r से हम गुणा कर देंगे। या फिर दोस्तों हमारा ये व्यास बन जाता है, ये व्यास बन जाता है ना, पूरा का पूरा ये व्यास बन जाता है। तो हम इसका फार्मूला ये भी बना सकते हैं, पाई आर प्लस में d। तो इस प्रकार से ये भी फार्मूला हम इसका बना सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी फार्मूले को लेकर चल सकते हैं, उससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और है अपना, एक और है, मान लीजिए ये हमारा अर्धवृत्त एक और है, यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए एक और है। तो ये 2 अर्धवृत्त है, इनको जोड़कर एक वृत्त बनाया गया है और वो 100 चक्कर काटें तो दोस्तों 100 चक्कर काटें तो दोस्तों कितनी दूरी तय कर लेगा, वो दोस्तों उतनी ही दूरी तय करेगा। एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी, जितना उसका परिमाप होगा। एक चक्कर में उतनी दूरी तय करेगा। हमें 100 की निकालनी है तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो हम दोस्तों इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये दोनों जुड़ गई, दोनों जुड़ने के बाद में दोस्तों ये एक वृत्त बन जाता है। एक वृत्त किस प्रकार से बन जाता है, इसको हम यदि जोड़ें तो एक वृत्त दोस्तों ये हम इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से एक इसका वृत्त बन जाता है। हम इसको जोड़ देंगे
तो दोस्तों एक ये वृत्त बन जाता है। वृत्त बनने के बाद में हम इसको, कि हमें पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो हम इसके 2 पाई r ये हम इसके लगा देंगे, 2 पाई r हम इसके लगा सकते हैं। तो वो दोस्तों बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूले को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों पाई r, यहाँ पर r, यहाँ पर r हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। बीच में क्या बचेगा, पाई प्लस में 2 बचेगा, ये बच जाएगा। और उस जो अर्धवृत्त है, उस जो अर्धवृत्त है उसकी दोस्तों हमें r कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है, 36 दी हुई है। और हमें जो इसमें जो पाई कितना दिया हुआ है, पाई उसमें 22/7 मानेंगे, प्लस में 2 है। और दोस्तों यहाँ पर अपना r दिया हुआ है, तो r को r ही लिखेंगे हम। 36 तो आप अपनी परिधि दी हुई है, इसके बराबर में अपना 36 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इसको 7 इसका एलसीएम लेंगे, तो 22 प्लस में 14 आ जाएगा। यहाँ पर अपना r है, बराबर में 36 है। अब दोस्तों हम इसको करते हैं कि 36 बराबर में r, यहाँ पर कितना हो गया, 36/7। ये 36/7 इस साइड में आएगा, तो ये दोस्तों उल्ट जाएगा, तो 7/36 हो जाएगा। 36 से 36 कट जाएगा, तो r आ जाएगा। ये r आ जाएगा कि अपनी r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। r की वैल्यू दोस्तों अपनी 7 आ गई। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमें दोस्तों पता चल गया कि r अपना कितना है, 7 है। और दोस्तों ये भी है कि r तो अपना समान ही रहना है। तो इसमें एक वृत्त जोड़ो, एक वृत्त का देखे चाहे हम 2 वृत्त का देखें, r तो इसमें समान ही रहना है। यानी पहले भी r इतना ही था, और इसमें ये अर्धवृत्त और जोड़ दिया, तो r तो उतना ही है, यही है, पहले जितना ही है। तो पहले जितना है दोस्तों, ये जो पूरा वृत्त बना है उसका भी दोस्तों 7 ही मिलेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई की 2 पाई r मैंने बताया, 2 का 2, पाई कितनी है 22/7, और r कितनी है अपनी 7 आई है। 2 ये 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 कट गया, 2 के 22 से गुना करेंगे 44 आ जाएगा। 44 मीटर उस पहिए की परिधि आ गई। 100 चक्कर काटेगा, तो दोस्तों इसको हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 4400 मीटर आ जाएगा। 4400 ये सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है मीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 100 से भाग देंगे, क्योंकि मीटर निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 44 मीटर जो इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन जिसमें 44 मीटर लिखा हुआ है, उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या बताया इसके अंदर कि ये इसकी हमें परिधि निकाली, पाई r आ गई। और अब इसमें ये भी इसका आता है परिधि के अंदर, तो इसका 2r, क्योंकि ये इसकी परिधि है, इसकी ये क्या त्रिज्या है, r है, r की ये डबल होता है पूरा का पूरा। हम देखें तो दोस्तों 2r आ गया। यदि हम इसको d से भी डिनोट कर सकते हैं तो बात तो बराबर ही है। हम यहाँ पर यदि r इसकी कॉमन लें तो पाई प्लस में 2 बचेगा। r हमने यहाँ पर इसके हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें एक वृत्त और बना दिया इसका, यानी 2 अर्धवृत्त बने हैं, 2 अर्धवृत्त मिल के ये बना है पहिया। तो 2 अर्धवृत्त बनाया, तो दोस्तों ये जो त्रिज्या है तो बराबर ही रहेगी, पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी परिधि हमें 36 दी हुई है, r प्लस में 22/7 हम पाई का मान रखेंगे, 2 इसके प्लस में दिया हुआ है, 7 एलसीएम लेंगे, तो 22 प्लस में 14 आ जाएगा। 22 प्लस में 14 आ जाएगा, तो 36/7 हो जाएंगे। 36/7 इस साइड में आएंगे, तो दोस्तों ये पलट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें गुना करेंगे, वहाँ पे गुना में इस साइड में आके भाग में होगा। तो ये दोस्तों हम इसको गुना में करेंगे, तो ये जो रकम ये दोस्तों पलट जाएगी, 36 से 36 कटेगा, r की वैल्यू अपनी 7 आ जाएगी। यदि हमें पता है कि जो पहिया होता है, वृत्त होता है, उसकी दोस्तों परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, इसके अंदर हम रखेंगे तो अपना 44 आ जाएगा। हम 100 चक्कर लगाते हैं, तो हम 100 से गुना करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर आ जाएंगे। यदि हमें इसको मीटर में चेंज करता है, तो 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसको 100 से भाग देंगे, तो 44 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अपना जो 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, अक्स जोड़ने पर औसत 8.5 हो जाता है, तो हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे कि हमें 11 संख्याएं दी गई है, उनका जो हमें औसत है वो दोस्तों हमें 7.5 दिया है। इसमें एक संख्या और जुड़ी, उनका औसत है वो दोस्तों 8.5 हो गया। तो हमें वो जुड़ी हुई संख्या ज्ञात करनी है कि वो कौन सी संख्या जुड़ी थी। तो दोस्तों 11 संख्याओं का औसत है वो 7.5 है। यदि हम इनकी गुणा करते हैं, तो वो अपनी संख्या जो टोटल संख्या है वो आ जाएगी। यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो 75 की हम 11 से कर देंगे, 75 750, 75 825 आ जाएगा, 825 आ जाएगा ना, 825 आ जाएगा। यदि हम एक संख्या और जोड़ें तो संख्या कितनी हो जाएगी 12, औसत कितना हो जाएगा 8.5, ये हमारी टोटल आ जाएगी। टोटल कितनी आएगी, तो हम इसको करके देखेंगे कि इसको हम करेंगे तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 82.5 आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे ना। या यदि हम इसको 12 से गुणा करके देखें तो 12 5 60, 12 8 96, तो 0 0 2 और दोस्तों 10 कि
एक कि 10 20 आ गया, एक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 102 आ गया दोस्तों, 102 आ गया। अब हम दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस आया कि एक नई संख्या जुड़ने के बाद में जो पहले कुल संख्याओं का योग 82 था वो 102 हो गया है। तो दोस्तों कितना इसमें बढ़ा है वो हम देख लेते हैं। वो दोस्तों कितना बढ़ा है, 17.5 बढ़ा है ना, नहीं 17.5 नहीं, ये 19.5 बढ़ गया। तो 19.5 वो संख्या थी, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 19.5 लिखा हुआ है। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को क्रमशः 35 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती है और एक दूसरे को दोस्तों 30 सेकंड में पार करती है। तो उनकी गति का अनुपात में निकालना है। दोस्तों गति का अनुपात में निकालना है तो सबसे पहले हमें गति जो होती है वो दोनों की वो निकालनी होगी। दोस्तों हमें पता है कि जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती है, जब एक ट्रेन इस दिशा में और दूसरी ट्रेन इस दिशा में चल रही होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो दोस्तों हम जोड़ देते हैं। इसकी जो लंबाई का मतलब क्या है कि दूरी, इसकी जो दूरी होती है वो हम जोड़ देते हैं डिस्टेंस, और इसका जो टाइम होता है, इसकी जो स्पीड होता है वो भी हम दोस्तों जोड़ देते हैं। ये हम जोड़ के चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। और दोस्तों इसमें पूछा क्या, गति का पूछा, तो इसमें गति यानी स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड का क्या फार्मूला होता है कि डिस्टेंस प्लस में टाइम, ये फार्मूला होता है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका हम टाइम निकालेंगे, तो हम निकाल देंगे। 2 ट्रेनें हैं दोस्तों, उनकी पहले की जो इसकी स्पीड है वो हम x मान लेते हैं, दूसरे वाले की हम y मान लेते हैं। इसमें निकालना क्या है दोस्तों, हम गति यानी स्पीड निकालना है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बटे में टाइम। अब हमें जो स्पीड निकालना है तो स्पीड हमें पता नहीं है, पहले वाले की x मानी, दूसरे वाले की y मानी, तो स्पीड हमने ये मान ली। तो अब दोस्तों हम इसको किस प्रकार से देखेंगे कि हमें पता है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में दोनों की हम डिस्टेंस भी आपस में जोड़ते हैं और दोनों की जो इसकी स्पीड होती है वो भी हम जोड़ते हैं। तो दोनों, इसको दोस्तों हमने x माना तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी 35x हो जाएगी, क्योंकि इसमें 35 दिया हुआ है। इसको हम दोस्तों हम 32x मान लेते हैं, इसको हम 32x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें हम स्पीड निकालेंगे, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कि 35x प्लस में 32x। इसको हम y मान लेते हैं, तो इसको हमें y माना तो y आएगा ना, यहाँ पर ये y आ जाएगा, बटे में इसमें टाइम दिया हुआ है कि टाइम इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 30 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों 30 सेकंड इसको लगाया, 30 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, ये इसको लगाया। यहाँ पर हमें स्पीड लिखा हुआ है और स्पीड को हम दोस्तों इनकी जोड़ना है, क्योंकि ये हमें जोड़ लिया इनके, यहाँ पर हम जोड़ लिखेंगे x प्लस में y, इनकी दोनों स्पीड भी हमने जोड़ दी, क्योंकि एक की ये स्पीड है कि ये स्पीड है, ये दोनों की हम जोड़ दी, तो दोनों की स्पीड आ गई, दोनों की स्पीड आई। अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है, इनकी डिस्टेंस होता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो दोस्तों ये बनेगी। इसकी दोस्तों डिस्टेंस कैसे बनेगी, ये मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस कैसे बनेगी। जो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड को हम यदि जो टाइम से गुणा कर दें तो वो आ जाता है कि वो स्पीड से चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटे उसको लगे, तो दोस्तों उसने 240 किलोमीटर उसने निकाला होगा, 240 डिस्टेंस उसने निकाला होगा। तो इस प्रकार से हमने वो निकाला कि 35 सेकंड यानी समय उसको लगा, और s क्या माना है हमने, स्पीड इसकी x मानी, टाइम इसमें दिया हुआ है 35 के हम गुणा करेंगे तो अपना 35x आ गया। दूसरा उसी प्रकार से है कि इसकी स्पीड हमने कितनी मानी, y मानी, डिस्टेंस जो इसमें टाइम कितना दिया हुआ है 32 दिया है, 32 के जो y की गुणा करेंगे तो अपना 32y आ जाएगा। इस प्रकार से हमने दोस्तों ये लिखा है, क्योंकि ये दोनों दोस्तों क्या डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस क्या है कि इसको समय को हमने किससे गुणा कर दिया, समय को हमने इसकी स्पीड से गुणा कर दिया, है ना। ये भी समय 32 सेकंड इसकी स्पीड से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये डिस्टेंस इसका आया, ये डिस्टेंस इसका आया, दोनों का हमने जोड़ा, और इसका जो टोटल समय होता है वो भी दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं। जो इसका टोटल जो इसकी जो स्पीड होती है वो भी दोस्तों हम जोड़ते हैं, जो समय होता है वो भी जोड़ते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस हमने लिखा था, यहाँ पर हमने स्पीड लिखी थी ना, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बटे टाइम हमें दोनों का कितना दिया है 30, तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। इस प्रकार से दोस्तों हम इसकी इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30x प्लस में 30 y बराबर में 35 x प्लस में 32 y। अब दोस्तों x और y वाले को हम इकट्ठा करेंगे तो ये 35x है, 35x माइनस में 30x बराबर में 32x है, उस साइड में ये 32y है, उस साइड में जाके 30y है। ये साइड में दोस्तों हम देखेंगे तो ये 5x बचा है, उस साइड में हम देखेंगे तो दोस्तों कितना बचा है, यहाँ पर अपना 2y बचा है। अब दोस्तों हम इनका अनुपात निकालेंगे
इनका मेदी अनुपात निकाले 5:2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यानी इसमें 2:5 दिया हुआ है। तो दोस्तों पहली ट्रेन का पहले लिखा हुआ है, दूसरी ट्रेन का पहले लिखा हुआ है, एक ही बात होती है। तो इसका डी ऑप्शन जिसमें 2:5 लिखा हुआ है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर अपना जो सेकंड वीकली टेस्ट हुआ था उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। दोस्तों आगे हम जितने भी हमारे वीकली टेस्ट होंगे उनका भी दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपको सोल्यूशन देंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।